तो स्टूडेंट्स, ये सोशल साइंस का सत्र है जिसमें हम कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए कौन सा चैप्टर लेकर आए हैं, वो है पार्ट 3 सरकार क्या है। हम आज पार्ट 3 यानी सरकार क्या है इसके बारे में बात करने वाले हैं। कि सरकार शब्द बच्चे हों बड़े हों हम बहुत सहज रूप से अलग अलग जगह इसको इस्तेमाल करते हैं और मेरे ख्याल से सरकार शब्द तो एक छोटा बच्चा भी बहुत सुनता भी है और उसके बारे में कुछ जो और लोग बोल रहे हैं उनके बारे में कुछ ना कुछ विचार भी लाता है। तो आज हमारा जो विषय है चर्चा का वो ये है कि सरकार क्या है। ये हमारे पाठ का नाम है और ये क्या करती है, इसके कितने भाग होते हैं, ये किस प्रकार की होती है और इन सब बातों पे आज हम बात करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर कि जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि सरकार का जो शब्द है उसको सुनकर आपके दिमाग में क्या क्या आता है। तो सबसे पहले मैं आपको याद दिलाऊंगा कि अखबार, कोई भी आप अखबार उठा लीजिए, चाहे आज का उठा लीजिए चाहे 10 दिन पुराना उठा लीजिए, तो उसके अंदर आप देखेंगे कि जैसे ये आपके सामने स्क्रीन पर है कि सरकार से कामगारों के अधिकारों की रक्षा की मांग की गई है, कि बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार की ओर से राहत सामग्री दी गई है, प्याज की दर में उछाल आया है, सरकार ने प्याज के दाम तय किए हैं, सर्वोच्च न्यायालय के 5 और न्यायाधीश जो है सरकार देने जा रही है, कोयला और बिजली विभाग के पुनर्गठन के पक्ष में है सरकार, ये खबर है, और सरकार ने 15,000 से अधिक गांवों को सूखाग्रस्त जो है घोषित कर दिया है। तो यहाँ विशेष बात यह है कि ये एक अखबार का केवल नमूना है, लेकिन इसके अलावा भी हम देखते हैं कि चाहे हम घर के अंदर बात करें, गलियों में बात करें, बाजारों में बात करें, आपसी चर्चा में, टीवी के ऊपर, हम देखते हैं कि सरकार शब्द का बहुत अधिक इस्तेमाल किया जाता है और उसके अंदर हम उसके बारे में, सरकार के किसी काम के बारे में हम कभी नाराज होकर दिखाते हैं कि सरकार ने ये क्या कर दिया। जैसे अगर अखबार में ये आ रहा है कि सरकार क्या कर रही है कि प्याज और दाल जो है बहुत महंगी हो गई, तो कई बार ऐसा लगता है बच्चों कि पता नहीं सरकार जो है प्याज और दाल जो है उत्पादन करती है या बेचती है, या कई बार लगता है कि हाँ भाई सरकार ने जो है टैक्स बढ़ा दिए हैं, जैसे पेट्रोलियम के दाम बढ़ गए तो लोग नाराज हो जाते हैं कि सरकार से नाराज हो गए जी, सरकार ने क्या कर दिया। लेकिन कई बार हम देखते हैं अखबार के अंदर भी हम ऐसी खबरें पढ़ पाते हैं कि किस तरीके से कि लोग जो है सरकार से कई बार डिमांड कर रहे होते हैं। किस चीज़ की डिमांड हो सकता है? कोई पुल की डिमांड कर रहा हो कि भाई उनको आने जाने में सुविधा हो, तो उसके लिए कोई नदी है रास्ते में तो उसके लिए पुल बनाने की आवश्यकता है, तो लोग डिमांड कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि सरकार कोई एक ऐसी चीज़ है जिससे कोई लोग डिमांड भी करते हैं। बालासोर में तो उस दुर्घटना के बाद लोगों के अंदर बहुत आक्रोश था, बहुत गुस्सा था और सब सरकार को दोषी ठहरा रहे थे कि सरकार क्या कर रही है कि लोगों को सुरक्षित अपने स्थान पर ले जाना, सार्वजनिक परिवहन जैसे रेल, सड़क, इसकी समुचित जो है व्यवस्था करना ये सरकार का काम है, और अगर दुर्घटना हो गई है तो सरकार क्या कर रही थी। तो यहाँ सरकार से भी प्रश्न है। और उसके तुरंत बाद उसी जगह पर सरकार ने जिस तरीके से उस दुर्घटना के बाद जो कदम उठाए हैं, जिस तरीके से उन्होंने जो है उसकी जांच की है और जिस तरीके से वहाँ उन्होंने जो है लोगों को सहायता प्रदान की है, उससे लोगों ने इस बात की सराहना भी की है कि सरकार तो बहुत बढ़िया काम कर रही है। तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि सरकार की बहुत चीज़ों की आलोचना भी होती है और बहुत सारी चीज़ों का विरोध भी होता है। लेकिन अभी ये समझ में नहीं आता कि सरकार आखिर है क्या। क्या वो पेट्रोल के रेट बढ़ाती है तो क्या वो पेट्रोल बेचती है, या किसी चीज़ में उसने टैक्स कम कर दिया है तो क्या वो टैक्स इकट्ठा करने का ही एक काम करती है। इसके अलावा लोग जब कोई डिमांड करते हैं किसी रेल मार्ग की या सड़क मार्ग की, तो क्या सरकार का काम रेल मार्ग बनाना या सड़कें बनाना ही है। तो इस तरीके से हम देखते हैं बहुत सी चीज़ें जो हैं हम अपने आसपास सरकार के संदर्भ में देख पाते हैं। प्यारे बच्चों, आपने भी सुना होगा या देखा होगा कि आपके आसपास कुछ लोग सरकारी नौकरी करते हैं, तो इसका मतलब क्या सरकार केवल नौकरी देती है? तो आपके मन में ये जरूर प्रश्न आता होगा कि आखिर ये सरकार है क्या, जिससे लोग नाराज भी होते हैं, जिससे लोग जो है खुशामद भी करते हैं, जिसका विरोध भी करते हैं और जिसके कामों की सराहना भी की जाती है और जिसके कामों का जो है बहुत अलग अलग तरीके से
जो है उसका विरोध भी अलग अलग प्रकार से किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज हम ये जानेंगे कि सरकार आखिर है क्या। तो प्यारे बच्चों, यहाँ एक बात बहुत ध्यान से समझने की है कि सरकार एक व्यवस्था है जिसके अंदर राज्य का शासन चलाया जाता है और उसको नियंत्रित रखा जाता है। तो राज्य को चलाने के लिए और उसको नियंत्रित रखने के लिए हमेशा एक व्यवस्था की जरूरत पड़ती है। तो आपने देखा जितनी हम डिमांड करते हैं या जिन चीज़ों के बारे में शिकायतें होती हैं, अक्सर उनमें हमने देखा शिक्षा की ज़रूरतें होती हैं, स्वास्थ्य की ज़रूरतें होती हैं, बिजली की है, पीने के पानी की है, रोजगार के अवसर हैं, प्रशासन का कार्य है, सार्वजनिक सेवाएं हैं, परिवहन के साधन हैं, उन सबको उपलब्ध कराना है। तो ये सारी व्यवस्था जो है वो सरकार करती है। लेकिन वास्तव में सरकार क्या है, इसको अगर हमें समझना है तो उसके लिए आप बहुत ध्यान से एक बात को समझें। मैं आपको आपके घर का ही उदाहरण देता हूं कि कई बार हम घर में हम कहते हैं कि यहाँ पापा की सरकार चल रही है या मम्मी की सरकार है या दादाजी की सरकार है या दादी जी की सरकार है। वो हम किसके लिए कहते हैं? जिसके आदेश से सारे काम हो जाएं या जिसके काम यानी जिसके निर्देश पर सारे काम किए जाएं घर के अंदर, तो हम प्राय उसको कहते हैं कि इनकी सरकार है। अगर आपके घर में आपकी माताजी की अगर सारी बातें चलती हैं या उनकी बात मान ली जाती है तो इसको कहने में कोई बुराई नहीं है कि वहाँ माताजी की सरकार है। या किसी के घर में अगर दादाजी की सारी बात मान ली जाती है, उन्हीं के कहने से सारे घर का व्यवस्था चलती है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि भाई वहाँ दादाजी की सरकार है। तो प्यारे बच्चों, सरकार का अर्थ है निर्णय लेने की शक्ति। कि निर्णय कौन लेता है? निर्णय मतलब फैसला। जो भी चीज आप मांग कर रहे हैं, जो भी चीजों के प्रति रोष प्रकट कर रहे हैं, जो भी व्यवस्था बनाई जा रही है, उसमें निर्णय कौन ले रहा है, फैसला कौन ले रहा है, तो ये काम सरकार करती है। लेकिन ये काम कैसे करती है, ये एक बड़ा विचारणीय प्रश्न है कि सरकार लोगों के लिए निर्णय लेती है। और इसके लिए हम ये समझें कि केवल निर्णय ही नहीं लेती है, केवल सुविधाएं नहीं देती है, वो हम ये देखते हैं कि समाज में समानता लाना, भेदभाव ना हो लोगों के बीच में, इस चीज का ध्यान रखना, कानूनों को बनाना, उनका पालन करवाना, ये सब काम भी सरकार करती है। और सुरक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण एक कार्य है, चाहे देश के अंदर सुरक्षा, चाहे देश की सीमाओं की सुरक्षा, कि बाहरी खतरों से सीमा की सुरक्षा करना, ये काम भी सरकार का होता है। इसके अलावा प्राकृतिक आपदा है, जैसे सुनामी आई थी या कोई और प्राकृतिक आपदा हो जाए या कोई दुर्घटना हो जाए, जिसका मैंने अभी जिक्र किया था, जैसे रेल दुर्घटना हुई जिसमें लगभग जो है 270 लोगों के जो है जान गई। तो इतनी भीषण दुर्घटना के बाद तो लोगों को किस तरीके से हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाए, ये काम भी सरकार करती है। इसके अलावा लोकहित के कार्य, लोकहित का मतलब किसी एक का हित नहीं, अधिकांश लोगों का हित किस चीज में है। मान लीजिए कहीं सड़क बनानी है और उस सड़क बनाने के लिए कुछ लोगों का अहित हो रहा है, लेकिन बहुत से लोगों का हित हो रहा है, तो यहां सरकार इस बात को ध्यान में रखेगी कि किस तरीके से अधिकतर लोगों का हित हो, तो वो ऐसे निर्णय वो लेती है। और लोकहित की नीतियां भी बनाती है, क्योंकि लोकहित की जो नीतियां होती हैं उसी के आधार पर सरकार अपनी योजनाएं बनाती है और उसके आधार पर ही आगे काम होता है। एक और प्यारे बच्चों, एक इसमें बहुत समझने की बात एक और है कि जब भी हम कोई सुविधा चाहते हैं, कोई काम चाहते हैं सरकार से, तो हर चीज के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। धन कहाँ से आएगा? तो यहाँ एक बहुत एक महत्वपूर्ण बात और है कि जो भी हम टैक्स देते हैं, जो भी हम कर देते हैं, जितना भी हम सरकार को अपना एक कर के रूप में अपना एक योगदान देते हैं, और योगदान किस रूप में? कई बार हम डायरेक्ट टैक्स देते हैं, जैसे इनकम टैक्स, जिसको आयकर कहते हैं। आपके पिताजी की अगर जो आय होती है तो एक निश्चित सीमा के बाद उसके ऊपर टैक्स लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि क्या केवल वही लोग टैक्स देते हैं, वही लोग सरकार में योगदान देते हैं, बल्कि जो भी हम सामान खरीदते हैं या बेचते हैं उसके ऊपर भी कुछ मात्रा में टैक्स लगता है, और वो टैक्स सरकार इकट्ठा करती है। और उस इकट्ठे साधनों से, उस धन से सरकार अपनी योजना बनाती है कि किस जगह पर क्या काम करना है, किस चीज की डिमांड हुई है और कहां पर क्या काम कब करना है, कितना करना है, कैसे करना है और कौन करेगा। तो ये सारे फैसले सरकार लेती है। तो सरकार कोई एक व्यक्ति नहीं है, सरकार कोई एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक व्यवस्था है।
जिसमें आप देखते हैं कि बहुत सारी जो हमारी पब्लिक फैसिलिटी हैं, चाहे वो पीने का पानी है, चाहे बिजली है, चाहे सार्वजनिक परिवहन है, गैस की सुविधा है, ये सारी चीज़ें जो हैं सरकार उपलब्ध कराती है। लेकिन अब यहाँ पर एक बहुत निश्चित एक और बात और समझें, कई बार हम ये सुनने में आता है और अक्सर हम सुनते भी हैं प्यारे बच्चों कि पिछली सरकार बहुत अच्छी थी और इस सरकार ने तो पता नहीं क्या कर दिया। तो इससे एक बात और समझ में आती है कि सरकार एक निश्चित अवधि के लिए काम करती है। एक निश्चित अवधि के बाद सरकार को निर्णय लेने की जो एक अधिकार है वो दोबारा प्राप्त करना होता है, और ये सामान्यतः 5 वर्ष तक का होता है काल, या जब तक बहुमत हो। अब इसको हम समझ लें कि ये कैसे होता है। ये जो सरकार बनती है ये लोगों के द्वारा अपने प्रतिनिधियों को चुना जाता है, और वो प्रतिनिधि बहुमत के आधार पर निर्णय लेते हैं, और वो निर्णय जो है वो जनहित को ध्यान में रख के लिए जाते हैं, और सरकार के माध्यम से ही राज्य के अंदर, देश के अंदर जो राज्य शासन नीति लागू होती है। और हमेशा ध्यान रखिए कि यही देश है, और यहाँ अक्सर नई नई सरकारें आईं, लेकिन उन्होंने सबने शासन किया, और बदली हुई सरकारों के द्वारा ही हम प्रशासित होते रहे। और सरकारें राजनीतिक फैसले भी लेती है। राजनीतिक फैसले का मतलब प्यारे बच्चों कि चीन के साथ हमारे कैसे संबंध होंगे, जापान के साथ हमारे कैसे संबंध रहेंगे, या हमारी नीतियां जो हैं, हमारे जो संसाधन हैं, उनका बंटवारा किस तरीके से करना है, तो ये भी राजनीतिक फैसला हो सकता है। ये काम सरकारें करती हैं, और इसके प्राय 3 अंग होते हैं, 3 इसके हिस्से होते हैं। ये अलग अलग नहीं है, लेकिन इनको जितने भी हमने काम देखे अभी तक, जो हमने बात की थी, तो इनको व्यवहारिक रूप से करने के लिए 3 इसके अंग हैं। इनको भी हम समझ लें कि एक है व्यवस्थापिका, जिसको विधायिका भी कहते हैं, एक है कार्यपालिका, और एक है न्यायपालिका। जो हमने कहा कि हमने कुछ लोगों को अधिकार दिया निर्णय लेने का, तो वो व्यवस्थापिका के द्वारा या विधायिका के द्वारा दिया। उन विधायिकाओं में या उन व्यवस्थापिकाओं में लोगों ने अपने प्रतिनिधि चुने, और उन चुने हुए प्रतिनिधियों ने बहुमत के आधार पर कुछ नियम बनाए, जिनको कानून कहते हैं। और यहां बड़ी स्पष्ट बात यह समझ लें कि जिन्होंने कानून बनाया वो उसको लागू नहीं करते। उसको लागू करने के लिए एक कार्यपालिका है, जिसको हम सरकारी विभाग भी कहते हैं, और वो स्थायी होती है। स्थायी का मतलब है कि उसमें लोग नौकरी के लिए आते हैं। जैसे शिक्षा विभाग है, मैं शिक्षा विभाग में एक अध्यापक के रूप में कार्यरत हूं, तो मैं जब आया हूं यहाँ पे काम करने के लिए, और उसके बाद एक समय के बाद, कुछ वर्षों के बाद मैं रिटायर हो जाऊंगा। तो जितने विभाग होते हैं अधिकतर में इसी तरीके से कार्यपालिका में कुछ अधिकारी, कुछ कर्मचारी जो विधायिका ने जो कानून बनाए हैं, जो नियम बनाए हैं, उसके आधार पर उनको लागू करवाते हैं। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज और है यहाँ पर कि जब इतने लोग हमारे देश में हैं, विभिन्न प्रकार के लोग हैं, और उनमें बहुत सारी विभिन्नताएं हैं, और सब अपने अपने आकांक्षाओं के साथ, अपेक्षाओं के साथ हैं। भाषाएं हम देखते हैं कि बहुत सारी भाषाएं, बहुत सारे धर्म हैं, और सभी मिलजुल कर रहते हैं, और सबको साथ लेकर चलना कोई आसान काम नहीं है। और ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं विवाद भी हो सकता है, और ये विवाद जरूरी नहीं है कि वो किसी धर्म के आधार पे हो। किसी भी नियम को, किसी भी कानून को मैं कैसा समझ रहा हूं और दूसरा कैसा समझ रहा है, तो उसमें विवाद हो सकता है। तो इस आधार पर कई बार विवाद भी होते हैं। तो उन विवादों को निपटाने के लिए, तो प्यारे बच्चों, जैसे आपके दिमाग में कई बार आता है कि पुलिस जो है विवाद निपटाती है, पुलिस कभी भी विवाद नहीं निपटाती। वो केवल शांति स्थापित करने के लिए है। विवाद निपटाने का काम केवल और केवल न्यायपालिका का है। जैसे जितने भी नियम बनाए जाते हैं उसका एक आधार होता है, वो आधार है हमारा संविधान, और संविधान के आधार पर ही कानून बनाए जाते हैं। और यदि उसमें किसी को ऐतराज है कि भाई ये तो मेरी समझ से जो है सही नहीं है कानून, तो वो अदालत जा सकता है, न्यायालय जा सकता है। और संविधान की व्याख्या करना और किसी नियम की, किसी कानून को न्यायोचित है या नहीं है, इस बात को देखने का अधिकार, इस बात को जानने का अधिकार केवल और केवल न्यायालय को है। और यहां पर भी एक बड़ी रोचक बात यह है कि न्यायालय किसी भी कानून को निरस्त नहीं करता है,
बल्कि निरस्त करने की सिफारिश करता है। निरस्त कौन करेगा? निरस्त फिर वहीं पे होगा जहां पर कानून बना था, यानी संसद या जो विधानसभा है जहां पर ये कानून बना था, तो वहीं से वो निरस्त होगा। जी, तो कक्षा 6 के विद्यार्थी ये हमें देख रहे हैं तो उनके मन में ये प्रश्न भी आता होगा, जैसे आपने बताया कि क्या क्या कार्य होते हैं, 3 अंगों की बात कर रहे हैं, तो उनके मन में भी कहीं ना कहीं प्रश्न आता होगा कि ये 3 ही अंग क्यों हैं, और किस तरह से ये निर्धारित होते हैं, और क्या क्या कार्य करते हैं ये, और ऐसा क्यों बनाया गया है सर? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सवाल है। और ये 3 मुख्य अंग हैं, जिसमें सर्वोच्च अंग जिसको कहा जाए तो वो विधायिका है। विधायिका का मतलब जिसमें लोग चुनकर अपने प्रतिनिधि भेजते हैं, क्योंकि हमारे देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, जहां पर लोग ही शासन करते हैं। सरकार क्या है? सरकार वास्तव में हम हैं, लोग हैं। लोगों ने अपने मत के द्वारा, अपने वोट के द्वारा अपने प्रतिनिधि चुने। तो इसका मतलब जितने निर्णय लिए जा रहे हैं वो लोगों के प्रतिनिधियों के द्वारा लिए जा रहे हैं, और उन्हीं निर्णयों के आधार पर उन्हीं लोगों ने कुछ नियम बनाए, कुछ कानून बनाए। इस प्रकार ये सर्वोपरि है। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो विधायिका होगी, ये जो व्यवस्थापिका होगी, ये जो नियम बनाएगी, उसका आधार केवल और केवल संविधान होगा जी, और वो कानून बनाती है। लेकिन यहाँ स्पष्ट, जैसे मैंने पहले भी कहा था, कि नियम बनाना उसका काम है, लेकिन उसको लागू करवाना काम नहीं है जी। और उसके लिए विभाग हैं, और जो वो विभाग हैं उनके जो अध्यक्ष हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि वो जो विभाग है उसका जो मुखिया होता है वो कोई ना कोई चुना हुआ विधायिका का सदस्य होता है, जिसको मंत्री कहते हैं जी। और मंत्री के रूप में कार्यपालिका का जो मुखिया है वो एक हमारा ही चुना हुआ प्रतिनिधि होता है। लेकिन यहां पर न्यायपालिका इस सबसे बिल्कुल स्वतंत्र है, ना तो उसमें व्यवस्थापिका का कोई हस्तक्षेप है न न्यायपालिका का। लेकिन वो स्वतः किसी भी कानून को बनाने या समाप्त करने की अनुशंसा या उसकी सिफारिश नहीं कर सकती। लेकिन यहां इंटरेस्टिंग बात यह है, सबसे रोचक बात यह है कि तीनों अंग एक दूसरे को चेक और बैलेंस, यानी एक दूसरे को नियंत्रित भी करते हैं और एक दूसरे को सहारा भी लगाते हैं। यदि कोई कानून गलत बन गया तो न्यायपालिका व्यवस्थापिका के लिए निर्देश देती है कि कृपया इसको दोबारा देखा जाए संविधान की रोशनी में, और वो दोबारा जो है बहस होने के बाद जो है वो कानून बनता है। और यहाँ इंटरेस्टिंग बात एक और है कि जो कानून बनते हैं वो केवल चुने हुए लोग अपनी मनमर्जी से नहीं बनाते हैं। जैसे मैंने पहले ही आपसे जिक्र किया था कि लोग बहुत सारी डिमांड करते हैं, बहुत सारी मांग करते हैं। वो मांग आपकी स्कूल की हो सकती है, वो मांग आपके टैक्स में छूट की हो सकती है, वो मांग आपके जो है और बहुत सारी चीजों की हो सकती है जो लोगों को लगता है कि उनको मिलनी चाहिए। और उन मांगों के आधार पर जो संसद या जो विधायिका होती है वहां पर हमारे चुने हुए प्रतिनिधि उस पर बहस करते हैं। ध्यान रखिए ये हमारे ही चुने हुए प्रतिनिधि हैं, एक तरीके से हम ही लोग बहस कर रहे हैं। और उसमें बहुमत के आधार पर जो फैसला होता है उसको मान लिया जाता है। और हमारे देश में व्यवस्थापिका के भी 2 अंग हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा के अंदर बहस होने के बाद जब वो बहुमत से पास हो जाता है तो उसको राज्यसभा भेजा जाता है और वहां पर भी उस पे जो बहस होती है और उसके बाद भी यदि वो पास हो जाए, यानी वो सहमति हो जाए, तो वो कानून बन जाता है। तो इतनी लंबी प्रक्रिया के बाद जिसमें बहुत बहस और बहुत विचार विमर्श होता है, तो कानून जो है किसी एक की इच्छा पर निर्भर नहीं है। लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सरकार में हमारी भागीदारी किस रूप में हो सकती है कि हम सरकार को बनाने के लिए अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करें जी। अगर हमने वोट नहीं दिया है तो सरकार में हमारी भागीदारी होगी नहीं, और वोट ना देकर बाद में हम शिकायत करें तो मुझे लगता है कि वो उचित नहीं रहेगा। इसके अलावा अगर हम देखें कि सरकार कानून बनाती है, बिना कानून के कोई भी सरकार काम नहीं कर सकती, क्योंकि नियमों के पालन से ही सभी की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित होते हैं। और जैसे हम सड़क पे भी अगर चलते हैं तो अगर हम नियमों का पालन नहीं करेंगे तो अपनी सुरक्षा और दूसरों की सुरक्षा दोनों ही खतरे में पड़ जाती है। सर अनुशासित भी रहते हैं, बिल्कुल कायम रहता है। जो है ना, सरकार के 3 स्तर भी मैं बताना चाहूंगा।
सरकार के 3 स्तर होते हैं, एक स्थानीय स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि स्वच्छता यानी गलियों की सफाई, प्राथमिक शिक्षा, हमारे जो है स्थानीय स्तर पे जो विकास कार्य हैं कि गली पक्की करना, नाली पक्की करना, ये एमसीडी या स्थानीय सरकार के स्तर के काम होता है। इसके अलावा शिक्षा, पुलिस, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, ये राज्य स्तर के स्तर पे काम होता है। और इसके अलावा जितनी भी चीजें हैं जैसे बैंकिंग, मुद्रा, जैसे आपको याद दिलाऊं अभी 2000 के नोट वापस लिए गए, तो ये कोई स्थानीय सरकार, राज्य सरकार का काम नहीं है, ये केंद्र सरकार का काम है। तो 3 स्तर हैं जिसमें सेना, स्वास्थ्य, सुरक्षा, ये केंद्र सरकार के अधीन होता है।